हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रिंसिपल है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप जाके उसे देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके सीएसआईआर नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी में इससे से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्रोमेटोग्राफी क्या है। एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने लीफ है, लीफ में से इसका पेस्ट है वो मैंने कहीं पे लगाया और फिर मैंने इसको सॉल्वेंट में रन किया, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था इसमें दो फेज होती है, एक होती है स्टेशनरी और एक होती है मोबाइल। हर एक तरीके की क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है, वो डिफर करेगी। कौन कौन सी हो सकती है वो हमने डिस्कस किया था। बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो एक तरीके की प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का पेपर हम इस तरीके से यूज करते हैं और आपने ये अपनी बीएससी और एमएससी के दौरान पेपर क्रोमेटोग्राफी तो आपने किया ही होगा। ये तो सबसे इजी एक्सपेरिमेंट है जो कि करवाया जाता है। बात करें यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो एक स्पेशल टाइप के पेपर पर होती है। सबको पता है एक स्पेशल टाइप का जो पेपर है जो कि सेलुलोज से मिलकर बना है या कुछ और भी हो सकता है, उसके ऊपर इसको करवाई जाती है। अगर याद आ रहा हो तो वॉटमैन पेपर की हम बात करते थे, कुछ ऐसा। ये सबसे सिंपल टाइप की और सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रोमेटोग्राफी जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और साथ ही साथ ये सबसे सिंपल टाइप की है, ये भी आप ध्यान रखना, सबसे सिंपल आपके है। क्यों है ये सबसे ज्यादा यूज क्यों की जाती है? क्योंकि इसके द्वारा जो हम डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानते हैं और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। हम उनकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्वांटिटी। तो इनका जो डिटर्मिनेशन है वो आसानी से हो जाता है। दैट्स वाई इसलिए सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली टेक्निक। बात करें इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक कॉनबिन, जो डायग्राम क्या, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। टंग स्लिप हो जाती है, कॉनबिन, ये नाम आप ध्यान रख लेना। और क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो वहां पे स्वेट का नाम याद आया था, अगर आपको याद हो तो हमने उसकी बात की थी। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखो, पेपर क्रोमेटो जो है ग्राफी, दो तरीके की, मतलब दो प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, क्या तो ये यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या तो एड्सॉर्ब हो चीजें या फिर उनका पार्टीशन हो। ठीक है, क्या तो वो अलग अलग हो जाए कि मोबाइल फेज है, उसमें से कुछ सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है आपका मॉलिक्यूल, आपका सैंपल, अब वो कुछ तो क्या वो कर रहा है, मोबाइल के साथ ज्यादा मूव कर रहा है, कुछ पीछे रह गया, पार्टीशन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन मतलब स्टेशनरी फेज से वो चिपक जाए। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की, एक एड्सॉर्प्शन और एक पार्टीशन। ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, जो हमने यूज की है अपने लैब में, वो कौन सी यूज की है, पार्टीशन वाली। ठीक है, ध्यान रखना, एड्सॉर्प्शन में जो स्टेशनरी फेज है वहां पर पेपर के ऊपर क्या इम्प्रेग्नेंट क्या लगा रहता है, वो सिलिका, किसका लेप रहता है, सिलिका या एल्यूमिना का लेप होता है पेपर के ऊपर, जो कि जो आपका जो सैंपल है उसको क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा, जो कि एड्सॉर्बेंट की जैसे काम करता है, उसको एड्सॉर्ब करने का काम करेगा। ये पेपर के ऊपर सिलिका, और ये सिलिका क्या करेगा, जो आपका जो मॉलिक्यूल है ना जिसको आप सेपरेट कर रहे हो मिक्सचर में से, उसको क्या कर लेगा, अपने ऊपर चिपका लेगा, एड्सॉर्ब करवा लेगा। ठीक है, और मोबाइल फेज क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट ही होता है। बात करें पार्टीशन की, तो पार्टीशन में जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो, ये कुछ ऐसा आपने किया होगा, ये पेपर, इसे आप ग्लास जार में रखते हैं, आपको याद हो तो, और फिर हम इसको एक तिहाई तक कुछ इतना क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको डिप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर
जो आपका वाटर प्रेजेंट है या जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो यहाँ पर किसकी जैसे काम करता है, स्टेशनरी फेज की जैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि पेपर पार्टीशन में जो आपके मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि किसके साथ आएगा, सॉल्वेंट में ही प्रेजेंट है, जो मूव करेगा, तो जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा तो ये क्या करेगा, उस फिल्टर पेपर के जो पोर है उसमें जाके जमा हो जाएगा और किसकी जैसे काम करेगा, स्टेशनरी फेज की जैसे काम करेगा। और सॉल्वेंट में जो बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो किसके जैसे काम करेंगे, मोबाइल फेज के जैसे काम करेंगे। तो ऐसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, ये हम इस तरीके से देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर या आपके सॉल्वेंट के अंदर देखो इतना ही डूबा हुआ है, ज्यादा आपको नहीं इसको डुबाना है। ये स्टार्ट लाइन और ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। बात करें किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन की बजाय किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, पार्टीशन पे, मैंने आपको पहले ही बता दी। सेलुलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर विच एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, ठीक है। जो मॉइस्चर वहां प्रेजेंट है, जो वाटर वहां प्रेजेंट है, वो ही वहां पर स्टेशनरी फेज के जैसे काम करता है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बफर हम यूज कर रहे हैं वो किसकी जैसे काम करेगा, मोबाइल फेज की जैसे काम करेगा। द डेवलपिंग सॉल्यूशन ट्रेवल अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विथ इट। आपको पता है कि ये क्या करेगा, जैसा कि इस कहाँ गई मैं, ये है, ये पेपर है और पेपर पे यहाँ से अपना ये वाली लाइन हमने एक ड्रॉ कर ली पेंसिल से, यहाँ मैंने अपना वो लगा दिया। अब उसके बाद में देखो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई कोई चला गया, इतना चला गया, कोई आपके अलग अलग कलर ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा इसमें, जैसे मैंने कहा एक ये यहाँ पे इतना चला गया, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो स्टेशनरी फेज के साथ साथ क्या करेगा, ऊपर की तरफ, ये मोबाइल फेज है, वो स्टेशनरी फेज, दोनों क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मोबाइल फेज ऊपर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। Component of sample will separate readily according to how strongly they absorb onto the stationary phase। मान लिया कि कोई पर्टिकुलर जो आपके मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट था वो स्टेशनरी फेज की जैसा है, मान लिया स्टेशनरी फेज भी हमने पोलर यूज की और जो वो मिक्सचर था वो भी कैसा था, पोलर था, ये दोनों पोलर हो गए। तो पोलर और पोलर क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा और ये पीछे की तरफ रह जाएगा, मतलब ये इसको क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। और दूसरा मैं बात करूं वर्सेस हाउ रीडली दे डिसॉल्व, ये जो बी वाला मॉलिक्यूल है मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा घुल गया, तो स्टेशनरी फेज जो पेपर के अंदर जो मॉइस्चर है वो उसको पकड़ नहीं पाएगा, एड्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जो स्टेशनरी फेज से क्या होगा, जिसका स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्बेंट ज्यादा होगा, जो एड्सॉर्ब इजीली हो जाएगा वो पीछे रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा, पीछे। और जो एड्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जो कि मोबाइल फेज के साथ क्या है, ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, वो क्या करेगा, आगे भागेगा और आगे निकल जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सीधी सी बात है, मैंने 10 बार आपको बता दी है कि जो स्टेशनरी फेज के साथ अच्छे से स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो गया वो तो पीछे रह जाएगा, और जो नहीं हो पाया वो क्या करेगा, आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से आप समझ रहे होंगे, आराम से इसको कर देंगे, ठीक है। पोलर चीज जो भी है वो क्या करेगी, स्टेशनरी फेज से बाइंड कर जाएगी, आगे वाली वो चली जाएगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में इंस्ट्रूमेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले आप इसको देख लीजिए कि होता कैसे है, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम बताए हैं, कभी ये तो कभी इसको काम नहीं हो पाता। ये देखो आप, ये हम इस तरीके से क्या करते हैं, ये जो बाहर आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये क्या है, ग्लास जार, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्लास जार। आपको याद हो तो एक ग्लास जार के अंदर हम उसको रखते थे ताकि उसका वो अंदर का सॉल्वेंट वेपराइज्ड नहीं हो, कुछ ऐसी हम बात करते थे। ये हमने क्या लिया है, पेपर लिया है, ये हमने क्या लिया है, पेपर। जैसे हम वॉटमैन पेपर ले सकते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 अलग अलग तरीके का वो आता है, ठीक है। फिर नीचे हमने क्या लिया है, ये मोबाइल फेज जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इस पेपर के ऊपर ये हमने क्या कर दिया, सैंपल का स्पॉट लगा दिया, मैंने कहा था ना पत्तियां
पत्तियां पीस के कुछ ऐसा हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और फिर उसको कई थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देंगे, ग्लास पैक को क्या कर देंगे अच्छे से कवर करके और इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर रखेंगे। थोड़ी देर रखने के बाद में हम क्या देखेंगे कि इस पेपर के ऊपर आपको अलग अलग धब्बे दिखाई देंगे, जैसा कि आपको नीचे वाले में दिख रहे आपको। और ऐसा ही आप करते थे कि जैसे जैसे ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे सॉल्वेंट के साथ साथ ये जो सैंपल के मॉलिक्यूल है वो भी जाएंगे। अगर सैंपल का मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज के साथ एब्जॉर्ब हो गया स्ट्रांगली तो वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। और अगर वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है तो वो क्या करेगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। और ये आगे ये वाली जो चीज है ये है मैक्सिमम, इससे ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, जिसे हम सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं या मैक्सिमम फ्रंट, कुछ ऐसा हम बात करते हैं। और ये जो आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, देखो ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब क्या है, कंपोनेंट सेपरेटेड। और हम फिर आरएफ वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके इनको पता कर लेते हैं। आरएफ वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव फ्रंट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपका आपने सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक है, जो आपके पास है उसके अंदर आप वाटर को डिप करके, सॉरी आपके पेपर को डिप करके रखते हो। वो सॉल्वेंट अपने साथ साथ सैंपल को भी आगे लेके जाता है, मोबाइल फेज की जैसे काम करता है। यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है पेपर के अंदर वो काम करता है स्टेशनरी फेज की जैसे, और जो बफर या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो काम करते हैं मोबाइल फेज की जैसे। आपको ये ध्यान में रखना है। बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए, तो यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में पहली चीज चाहिए स्टेशनरी फेज जो कि पेपर है, मोबाइल फेज, डेवलपिंग, सॉरी पेपर नहीं, स्टेशनरी फेज एंड पेपर अलग अलग, डेवलपिंग चैम्बर और डिटेक्टिंग या विजुअलाइजिंग एजेंट। एक एक करके हम इन सब चीजों को देखते हैं। बात करें सबसे पहले स्टेशनरी फेज की ऑन पेपर की, तो आपको पता है यहाँ पे हम पेपर को यूज कर रहे हैं और पेपर के अंदर जो मॉइस्चर है पार्टीशन वाली में वो किसकी जैसे काम कर रहा है, वहां पर स्टेशनरी फेज की जैसे काम कर रहा है। मोस्ट कॉमनली हम इस वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूज करते हैं। ग्राउंड राउंड कलर के बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आपने किया होगा, अलग अलग ग्रेड के ही होते हैं, जैसे 1, 2, ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड को हम यहाँ यूज करते हैं, इनका आप ध्यान में रखना। जो पेपर हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली उसमें 98 to 99 क्या होना चाहिए, अल्फा सेलुलोज, और 0.3 to 1% क्या होना चाहिए, बीटा सेलुलोज। तो यहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ और पेपर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं, एसिड और बेस वॉश्ड, ग्लास फाइबर टाइप का यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोफिलिक पेपर। हाइड्रोफिलिक पेपर कौन से होंगे, ऐसे पेपर जिन्हें हमने मेथेनॉल, फॉर्माइड, ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल से क्या किया, मॉडिफाई किया है, वो होंगे हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक जहां पर हमने क्या कर दिया, OH ग्रुप को ऐड कर दिया है, तो वो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी जो थोड़ी हाई लेवल की हो जाएगी, वो आपको नहीं देखनी, बस मैंने ऐसे लिख दिया। या फिर हम पेपर के ऊपर किसका लेप कर सकते हैं, सिलिका का, एल्यूमिना का, या कुछ रेजिन वगैरह का, उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये एड्सॉर्ब वाले में यूज करते हैं, जबकि हम किसकी बात करें, पार्टीशन वाले की, ठीक है। जो आपका जो सेल्यूलोज पेपर आप यूज कर रहे हो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखा है कि उसकी पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए। पोरोसिटी मतलब पेपर के अंदर पोर भी होने चाहिए, ऐसे नहीं है बीच में गैप ही नहीं है नहीं है तो क्या होगा, मॉइस्चर वहां पे रुकेगा नहीं, तो स्टेशनरी फेज की जैसे काम कौन करेगा। हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता। नेग्लिजिबल डिफ्यूजन ऑफ द सैंपल, ऐसे नहीं कि पूरा इतना ज्यादा पोर है कि आसानी से उसके अंदर से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। और वहां पर सॉल्वेंट का मूवमेंट भी क्या होना चाहिए, अच्छे से फेवर वो करना चाहिए। तो ये कुछ बातें उसकी होनी चाहिए। बात करें मोबाइल फेज, तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट या बफर सॉल्वेंट का यूज करते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। दो तरीके की मोबाइल फेज हो सकती है, क्या तो हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक में हम बात करें जैसे आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया और वाटर 9:1:2 के रेशो में, आपने लैब में कर रखा होगा अलग अलग रेशो। मेथेनॉल और वाटर का ये भी हम करते हैं 4:1 के रेशो में। एन ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटेट, और ये हम शुगर के सेपरेशन के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, शुगर के लिए। एन ब्यूटेनॉल मतलब जो आप मिक्सचर ले रहे हो उसमें एन ब्यूटेनॉल का 4 पार्ट लोगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का 1 लोगे और वाटर का 5 लोगे। आपको ये जो नोट है इसको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है।
कि अमीनो, क्योंकि नॉर्मली हम एमएससी लेवल तक अमीनो एसिड को सेपरेट करते हैं, तो अमीनो एसिड को सेपरेट करते टाइम आपको कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, तो हम 3 चीजों का मिक्सचर लेते हैं, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर। ब्यूटेनॉल लेते हैं हम 12, एसिटिक एसिड लेंगे 3 और वाटर लेंगे हम 5, तो 12:3:5 हम लेते हैं, 12 3 5, किस किस का, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर, ठीक है, BaW, BMW नहीं, BaW का यूज करते। हाइड्रोफोबिक में ड्राई ईथर, साइक्लोहेक्सेन, केरोसिन, 70% आइसोप्रोपेनॉल, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम किन सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे, पोलार जो सॉल्वेंट है उनका हम यूज करेंगे, बट जो सब्सटेंट आप सेपरेट करने वाले हो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपको सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है, ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट में आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है, इसको ध्यान में रखना। Sample loaded filter paper is dipped carefully into the solvent not more than height of 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मैंने आपको कहा, ये ग्लास जार है, ये इसके अंदर इसका क्या हुआ, सॉल्वेंट मैंने भर रखा है, और ये मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर फिल्टर पेपर, अपना जो फिल्टर पेपर या वॉटमैन पेपर मैंने लग रखा है, ठीक है। तो ये जो आपकी ये डूबा हुआ है ना, ये कितना डूबा होना चाहिए, ओनली 1 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं इसको पूरा डुबो के तुम छोड़ दो, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर तक वो डूबा होना चाहिए। और जब सॉल्वेंट फ्रंट आप नोट कर लेना पेंसिल से कि यहाँ तक आपको इनको देखना है, और फिर इससे ऊपर इसका मूवमेंट आपको नहीं होने देना है, उसको बंद कर देना है, ये कह रहा है, ठीक है, कि जो फिल्टर पेपर है वो सॉल्वेंट के अंदर 1 सेंटीमीटर हाइट से ज्यादा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको केयरफुली ध्यान में रखना है। चैम्बर फिर जिसके अंदर हम रखते हैं, तो आपको याद आ रहा हो तो लैब में हम किसका यूज करते थे, ग्लास टैंक का, ठीक है, ग्लास जार आता था इसे बड़े बड़े से, ठीक है, ग्लास जार, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील इनका यूज कर सकते हैं, पर मोस्टली हम लैब में ग्लास टैंक का यूज करते हैं, ठीक है। इनकी साइज अलग अलग हो सकती है, जो कि पेपर की लेंथ पे, डेवलपमेंट टाइप पे डिपेंड करेगा। चैम्बर का एटमॉस्फेयर सॉल्वेंट वेपर से क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए, और इसको लास्ट में जब हम रनिंग करवाते हैं तो क्या करना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए। सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद में जो आपको पेपर जो दिखाई देता है, जैसे ये पेपर है मैंने बाहर निकाल लिया ना, तो ये आपको क्या दिखाई देता है, आपको जैसे गीला गीला दिखाई देता है, ये लाइन आपने किसकी खींच रखी है, सॉल्वेंट फ्रंट, आपको गीला गीला तो दिखाई देता है पर कोई कलर नहीं दिखाई देता आपको, क्योंकि ये कलरलेस है। तो अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको याद आ रहा हो तो लैब में हम यूज करते हैं निनहाइड्रीन का, तो हम क्या करेंगे, निनहाइड्रीन इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, और निनहाइड्रीन स्प्रे करते ही यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के क्या दिखाई देने लग जाएंगे, धब्बे से दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कलर आपको दिखाई देने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो विजुअलाइज एजेंट, जिससे कि हम इस पेपर के ऊपर जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको देख सकेंगे, जो कलरिंग इनको देंगे, कलर देंगे, ठीक है। आपको याद हो तो हम करते थे, अपने हाथ पैर, हाथ भी क्या हो जाते थे, बिल्कुल नीले नीले से हो जाते थे, अपने कपड़ों पे भी इसका स्पॉट लग जाता था बच्चों के, कुछ ऐसा वो वाली चीज। तो हम मोस्ट कॉमनली जो अपनी कॉमनली लैब में यूज करते हैं वो है निनहाइड्रीन, या हम यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट एसीटोन सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, फ्लोरोसेंस या रेडियो एक्टिविटी, इनको भी हम यूज करते हैं, फर्दर हाई लेवल के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हमने लैब में कौन सा यूज किया है, निनहाइड्रेट। अब देखो नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव फ्रंट की, हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिलेटिव फ्रंट क्या होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ रहा होगा, आरएफ वैल्यू से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से आप देखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये आपने, ये पूरा आपका पेपर है, आपने यहाँ पर अपना सैंपल स्पॉट किया था, ठीक है, सैंपल स्पॉट कर दिया आपने, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। जहां से आपने सैंपल स्पॉट वाली थी, जहां पे आपने सैंपल स्पॉट किया, वहां से लेके सॉल्वेंट फ्रंट की जो लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, बी, ठीक है, कि ये सॉल्वेंट हमने इतना ही रन करवाया, कि उसके अंदर डुबाया था ना 1 सेंटीमीटर, और ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। और मान लिया ये स्पॉट पे से ये पर्टिकुलर ए वाली जो चीज है वो यहां तक पहुंची, ए कंपोनेंट यहां तक पहुंचा, तो इस स्पॉट लाइन से इस पूरे इस कंपोनेंट की जितनी डिस्टेंस है वो है ए, और सॉल्वेंट कितना भागा वो है बी, ठीक है। तो आरएफ वैल्यू है क्या,
इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट, कि जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है वहां से वो कितनी दूरी तक पहुंचा। कि मान लिया मुझे 20 किलोमीटर चलना था, मेरा टारगेट 20 किलोमीटर था, लेकिन मैं चली 15 किलोमीटर ही, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी 15/20, कि मैं कितनी चली आगे तक। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की तुलना में कंपोनेंट कितना आगे गया। मान लिया बी की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू आई 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/10, तो क्या आंसर हो जाएगा 0.3। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी आरएफ वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, आप ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्टिकुलर कंपाउंड इज कांस्टेंट फॉर द सेम टाइप ऑफ पेपर यूज्ड एंड सेम टाइप ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड, कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की जो आरएफ वैल्यू है वो सेम हो सकती है सेम टाइप के पेपर के लिए, सेम टाइप के सॉल्वेंट के लिए। लेकिन अब आगे देखो, दो स्पॉट है, इफ द टू स्पॉट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑन द पेपर दे आर मोस्ट लाइकली टू बी द सेम कंपाउंड, कि मान लिया एक पेपर पे दो स्पॉट आए अलग अलग कलर के, एक यहाँ बन गया एक यहाँ पे बन गया, ये मान लिया अलग कलर है अपन, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज एज द टू डिफरेंट कंपाउंड में हैव द सेम आरएफ वैल्यू, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि दो अलग अलग कंपाउंड की आरएफ वैल्यू सेम हो, अलग हो सकती है लेकिन, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगी। ठीक है, हम मोस्टली ये क्या बोल रहा है कि अगर दो स्पॉट एक समान डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं पेपर में तो वो सेम कंपाउंड होने चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं होते, बट नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि ऑलवेज क्यों? क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड की कभी भी आरएफ वैल्यू सेम नहीं होगी। इस लाइन को आप दोबारा अच्छे से पढ़ लेना। बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन क्या है, तो इससे हम क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी को कंट्रोल, टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी वो कर सकते हैं। एल्डेंट्रेंट जो भी है मिलावटी जो सामान है उसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, फूड और ड्रिंक में कुछ कंटेमिनेशन मिला रखा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। राइपनिंग और फर्मेंटेशन की स्टडी करने में हम यूज कर सकते हैं। ड्रग एंड डॉप में, कॉस्मेटिक में, तो अलग अलग जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, भाई मैंने कहा एडवांटेज तो काफी सारे हैं, तभी तो हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। एक तो बहुत सिंपल है, जल्दी होती है, बहुत कम मटेरियल चाहिए, एक ग्लास जार होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए, अमीनो एसिड का मिक्सचर होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, काम खत्म। सस्ता पड़ता है भाई। ठीक है, यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन इसकी नहीं है। ज्यादा जगह की जरूरत नहीं चाहिए, ग्लास जार है थोड़ी सी जगह में आ जाएगा, आराम से रख के उसको कर सकते हैं। और रिजॉल्विंग पावर मतलब दो के बीच में डिफरेंस करने की जो पावर है वो क्या है, बहुत ही एक्सीलेंट है। जैसे रिजॉल्विंग पावर आप ऐसे भी देख सकते हो, ऊपर वाले में जैसे मैं दिखाऊं, इस वाले में देखो, देखो तो इसमें देखो अलग अलग आ रहा है, तो रिजॉल्विंग पावर मतलब ये ब्लू वाला ये क्या है इस येलो वाले से अलग है, ब्लू अलग है और येलो अलग है, कुछ ऐसा क्या होगा इसका रिजॉल्विंग पावर है। दो के बीच में डिफरेंस करने की पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर। तो ये सब अच्छी। अब भाई एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन भी होंगी, कुछ कमियां होंगी। ठीक है, कमियां क्या है, देखो कि ज्यादा अगर क्वांटिटी हुई सैंपल की तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पे नहीं कर सकते, हम कम क्वांटिटी को ही कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी को नहीं कर सकते। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बहुत खतरनाक वाला, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिक्स है, तो भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से इसको अलग नहीं कर सकते। और HPLC और HPTLC से थोड़ा कम एक्यूरेसी ये शो करता है, ये ज्यादा एक्यूरेसी HPLC ठीक है वो करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी अच्छे से समझाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और इनके नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप बार बार कहते हो कि मैडम PG के टॉपिक, UG के टॉपिक, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। काफी मेहनत से PPT तैयार करती हूँ, उसके बाद में क्लास तैयार हो पाती है। तो प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।